नहीं होता आपके पास। सो वी आर स्टार्टिंग टुडे द चैप्टर नंबर 5 विच इज रिलेटेड विद द सिस्टम डिजाइंस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कि आपने जो कॉस्ट एलोकेट करनी है दैट शुड बी बेस्ड अपॉन द एक्टिविटीज, कि आप जो जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटी हुई उस एक्टिविटी के मुताबिक आपने कॉस्ट एलोकेट करनी है। एक डिपार्टमेंट में 10 एक्टिविटीज हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप 10 एलोकेट करें। दूसरे डिपार्टमेंट में आपके पास 5 एक्टिविटीज लगती हैं तो आप उसके ऊपर 5 लगाएं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन एवरेज कि आप 15 बनी और 15 को आपने डिवाइड किया 2 के साथ तो 7.5 7.5, ऐसे तो आपकी कॉस्ट ही डिस्टॉर्ट हो जाएगी। सो दैट इज वाई यू हैव टू कैलकुलेट मोर एक्यूरेटली अबाउट योर कॉस्ट। ये आपको क्यों करना पड़ता है, उसकी रीजन क्या है? अब थोड़ा सा एक और आपको मैं बैकग्राउंड देता हूं। मार्केट में अगर आप जाएं तो आपको एक प्रोडक्ट के पता नहीं कितने कंपेटिटर्स मिलेंगे। आप नोकिया की प्रोडक्ट की ही एग्जांपल ले लें। यू हैव अ सिंपल मोबाइल फोन and you can see how many manufacturers are there in the market which are also selling out their products in the market. नोकिया के अगेंस्ट आप देखें सैमसंग, वो भी अपनी प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में लॉन्च कर रहा है सेम टाइप ऑफ फीचर्स के साथ या सम टाइम उससे बेहतर फीचर्स के साथ। नंबर 1 आपके पास सोनी एरिक्सन, एलजी, ये कितने कंपेटिटर्स मौजूद हैं आपके मार्केट में एक प्रोडक्ट के लिए। फिर आ जाए लैपटॉप्स पर, कंप्यूटर्स पे, डेल, पैकर्ड बेल, एचपी, ह्यूलेट पैकर्ड, आपके पास एप्पल कंपनी का, तो ये कितनी सीरीज है आपके पास। सोनी, वायो, ये अलग से सीरीज है आपके पास लैपटॉप्स की, और एक मैन्युफैक्चरर, उसके कितने कंपेटिटर। तो अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हाई होगी और आपका कंपेटिटर आपको लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट दे रहा है तो फिर आपकी प्रोडक्ट कौन परचेज करेगा? इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव टू गो बैक अगेन ऑन योर कॉस्ट। यू हैव टू सी कि क्या आपने कॉस्ट प्रॉपर एलोकेट की थी कि नहीं की थी। कहीं आपने कॉस्ट ज्यादा तो नहीं एलोकेट कर दी कि जिसकी वजह से आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा और उस प्रॉफिट मार्जिन की वजह से आपने अपनी जो सेल प्राइस है उसको हाई कर दिया। अब जो बायर है, फॉर एग्जांपल आई एम अ बायर एंड आई एम लुकिंग टुवर्ड्स द परचेज ऑफ प्रोडक्ट, शुड आई परचेज दिस प्रोडक्ट और शुड आई परचेज दैट प्रोडक्ट। मैं सोनी का लैपटॉप परचेज करूं या कि मैं डेल का लैपटॉप परचेज करूं। तो फिर मैंने कंपैरिजन किया, मैंने कहा इसके फीचर्स देखो, इसके फीचर्स देखो। अच्छा, डेल के फीचर्स उसके फीचर्स के साथ सेम है लेकिन सोनी के एक्सपेंसिव है, लीव इट। बेशक वो ब्रांड बहुत अच्छा है लेकिन डेल भी कम नहीं, तो आई विल परचेज द डेल कंप्यूटर। तो फिर सोनी कंपनी देखेगी कि मेरी प्रोडक्ट की मार्केट में सेल कम हो रही है, तो शुड आई सी माई कॉस्ट विच हैज बीन इनकर्ड, तो वो वापस जाएगा, देखेगा मटेरियल, जाहिर है इसके ऊपर तो हम कॉस्ट कम नहीं कर सकते। लेबर, जाहिर है जो लेबर काम कर रही है उसको भी नहीं कम कर सकते। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐसे एक्सपेंसेस हैं कि जिनको हम कम कर सकते हैं। आपने फिर वो एक्सपेंसेस देखने होंगे कि इस प्रोडक्ट को बनाने में हमारी कॉस्ट, हमारे एफएच कम लगते हैं तो हम इस पर ज्यादा क्यों लगा रहे हैं। एवरेज में तो आपके पास वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगी कॉस्ट उसकी। तो आपने फिर अपनी कॉस्ट को वापस देखा, आपने कहा कि दीज आर द फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस विच आर नॉट बीइंग प्रॉपरली एलोकेटेड, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू रिवाइज आवर फैक्ट्री ओवरहेड्स टू सी व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट। उसके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि आप अगर ट्रेडिशनल वॉल्यूम बेस्ड जो आप एफएच प्री डिटरमिन्ड रेट कैलकुलेट करते हैं या फिर आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू एफएच कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर क्या डिफरेंस है। फिर आपको पता चलेगा कि क्या बेसिक डिफरेंस है और कितनी कॉस्ट आपने गलत लगाई हुई है। अब मार्केट में इस वक्त आपकी एफएच को एलोकेट करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज की जाती है। आप प्री डिटरमिन्ड रेट नहीं करते क्योंकि मार्केट में इतना कंपटीशन है। हम तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं कि
पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आप एक डिस्टॉर्टेड किस्म की कॉस्ट एलोकेट करते हैं और आप प्रॉफिट मार्जिन रख रहे होते हैं, लेकिन व्हेन दे आर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस दे ऑलवेज थिंक अबाउट ईच एंड एवरी पेनी कि कहाँ से हम उसको सेव कर सकते हैं, कहाँ से हम उस कॉस्ट को बचा सकते हैं। एक एक पॉइंट का, एक एक पेनी का, एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है, क्योंकि उनका ऑडिट होता है कि कहीं पे आपने कोई फजूल एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस तो नहीं इनकर कर दिए, आपने क्या आपने वेस्टेज जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको कहीं वेस्ट तो नहीं कर दिया आपने। यू सी ईच एंड एवरीथिंग। सो दैट इज वाई वी हैव टू कम असाइनिंग ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स कि आपने एफओएच को एलोकेट करना है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फैक्ट्री ओवरहेड्स के, क्योंकि ये आपके ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपकी कॉस्ट को डिस्टॉर्ट करते हैं, जहां से आप अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। मटेरियल जितना लगना है सो लगना है, आप उसको कम नहीं कर सकते। लेबर ने जितना काम करना है, रेट उनका फिक्स होता है, तो लेबर से तो आप काम इस तरह नहीं होगा कि जी 8 घंटे की ड्यूटी है तो आप उनसे 12 घंटे लेना शुरू कर दें। वो आवरली बेस्ड लेते हैं, क्योंकि ये यूरोप बेस्ड काम होता है आपका। यूरोप में आप आवरली पे करते हैं उनको, तो वो आप अगर उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा लगवाएंगे तो आपसे 1 घंटा एक्स्ट्रा के चार्ज करेंगे। सो देर इज नॉट एट ऑल एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ लेबर। कहाँ से बचाए जा सकते हैं पैसे? दैट इज योर ओवरहेड्स। अब देखें कि हाउ वी हैव टू असाइन ओवरहेड टू द प्रोडक्ट्स। प्लांट वाइड ओवरहेड रेट्स क्या होते हैं? अ सिंगल ओवरहेड रेट यूज्ड थ्रू आउट एन एंटायर फैक्ट्री। जब आप एक ट्रेडिशनल वॉल्यूम बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हैं तो यू डिटरमिन अ सिंगल ओवरहेड रेट। आपने कहा टोटल एफएच हमारे इतने हैं एस्टिमेटेड और इतने आवर्स हैं, डिवाइड किया, रेट आ गया। एक प्रोडक्ट पे आप कहते हैं कितने आवर्स लग रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी प्रोडक्ट है उसके ऊपर इतने आवर्स लग रहे हैं, रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अ सिंपल मेथड बट वन दैट कैन डिस्टॉर्ट यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट। ये आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट को बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट करते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट को एक्चुअली शो नहीं करते। वी विल सी इन द एग्जांपल्स हाउ इट इज। ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं है, दिस इज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड कि कितना फर्क पड़ता है एक्चुअल कॉस्ट में और जो आप प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट लगाते हैं उसमें। डायरेक्ट लेबर हैज ऑफन यूज्ड एज ए एलोकेशन बेस फॉर ओवरहेड। नॉर्मली हम कंसिडर ये करते हैं कि लेबर को हम एज ए बेस लेते हैं, लेबर आवर्स को बेस ले लेते हैं या लेबर की कॉस्ट को ले लेते हैं। लेबर आवर्स मींस के जब हम आवर्स यूज करते हैं, लेबर कॉस्ट मींस के आपकी लेबर कॉस्ट का इतने % आपके एफएच होते हैं। लेबर कॉस्ट आपकी 1 लाख है तो हम कहते हैं कि 150% आपकी लेबर कॉस्ट का एफएच होता है, तो वो कितना होगा? 1.5 लाख बन जाएंगे। तो ये हमारे एक एस्टिमेटेड एफएच होते हैं और यही हम थ्रू आउट सब प्रोडक्ट्स पर एलोकेट कर देते हैं। देन प्लांट वाइड ओवरहेड रेट क्या होगा? टुडे डायरेक्ट लेबर में नो लॉन्गर बी अ सेटिस्फैक्ट्री बेस फॉर द एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। अभी ये बात यहां पर सामने आ चुकी है कि लेबर कॉस्ट या लेबर आवर्स दे आर नॉट नो मोर यूजेबल, क्योंकि आपकी जो फैक्ट्रीज हैं वो सारी की सारी ऑटोमेटेड होती जा रही हैं। हाँ, चलाती ज़रूर लेबर, उसको कंट्रोल ज़रूर करती है, लेकिन वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते उसके ऊपर। दे जस्ट ओवरसी के काम कैसे हो रहा है। फैक्ट्री है, अब इवन के आपके जो ये टेक्सटाइल मिल्स हैं वहाँ पर जो मशीनरी है उनके अंदर प्रॉपर एक कंप्यूटर इंस्टॉल्ड होता है, उनके ऊपर LCDs लगी होती हैं और वहाँ पर आप देख रहे होते हैं कि आपने पहले उनके ऊपर LCDs के ऊपर आप टच सिस्टम के थ्रू उनके काम करते हैं। अब वहाँ पर आपको वो फौरन सिग्नल देना शुरू कर देती है अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है। कोई थ्रेड धागा जो है कहीं पे मोटा आ गया या पतला आ गया, वो फौरन वहाँ पे बता देगी कि यहाँ पर कोई गलत बन रहा है, आपका कपड़ा खराब हो जाएगा। जब बनेगा तो फौरन आप पहुँचते और वहाँ पे काम कर देते। अब लेबर सिर्फ उसको ओवरसी कर रही है, लेकिन बताया किसने आपको? मशीन ने बताया। So direct labor may no longer be highly correlated with the overhead cost. That is why what I am saying, then no single allocation basis may be able to adequately reflect the demand that products place on the overhead. आपको जो सिंगल एलोकेशन बेसिस है लेबर की या मशीन की, वो अब ठीक नहीं है। आपने डिफरेंट तरीके से काम करना होता है, उनकी कॉस्ट डिफरेंट तरीके से आपने एलोकेट करनी होती है। वो क्या है आपके पास? डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट्स। वी हैव फॉर एग्जांपल एलोकेशन बेसिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वर्क
performed in each department. In the machining department, overhead may be based upon the machine hours, but in the assembling department, overhead is based on the labor hours. अब देखें, तीन चीजें आपके पास यूज की गई हैं आपकी प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. एलोकेशन बेसिस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड इन ईच डिपार्टमेंट. अब हर डिपार्टमेंट में मैंने आपको जैसे बताया ऑलरेडी कि कुछ डिपार्टमेंट में लेबर आवर्स ठीक काम कर सकते हैं, कुछ डिपार्टमेंट में आप मशीन आवर्स यूज करते हैं. अब लेकिन इससे पहले हम क्या करते थे कि वी ऑल एलोकेट द कॉस्ट ऑन अ सिंगल प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट दैट कुड हैव बीन योर डायरेक्ट लेबर्स और मशीन आवर्स. या तो आप लेबर आवर्स यूज करते थे या मशीन आवर्स यूज करते थे. लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं तो कुछ डिपार्टमेंट में मशीन्स पे काम हो रहा होता है तो वो मशीन के लिए ठीक होते हैं. कुछ लेबर आवर्स जहाँ पर ज़्यादा लेबर काम कर रही तो आपकी लेबर को आप ऐड कर रहे होते हैं. तो आपके पास अब यहाँ पे दो चीज़ें आ चुकी होती हैं. तो फिर आप सिंगल क्यों यूज़ करेंगे? आपके पास फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हो सकता है मशीन ज़्यादा काम करती हो. पेंटिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पे लेबर ज़्यादा काम करती हो. देन शिपिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपका कोई और मेथोडोलॉजी हो सकता है. तो इसका मतलब ये है कि जिस डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटी हो रही होती है आपने उस एक्टिविटी के मुताबिक उसकी कॉस्ट को एलोकेट करना होता है. अदरवाइज आपकी कॉस्ट डिस्टॉर्ट हो जाएगी, अदरवाइज आप अपनी कॉस्ट को प्रॉपर तरीके से एलोकेट नहीं कर सकेंगे. Now, unfortunately, even departmental rates will not correctly assign overhead in situation where a company has a range of products and complex overhead cost. आप डिपार्टमेंटल भी अगर एलोकेट करेंगे तो फिर भी आप सही तरीके से उसकी कॉस्ट को एलोकेट नहीं कर सकते. आप कहें कि जी एक जगह मशीनरी है तो आप मशीन आवर्स ले लें, दूसरे डिपार्टमेंट में आपकी लेबर ज़्यादा काम करती है तो आप लेबर्स ले लें. लेकिन उसके बावजूद व्हाट दिस स्लाइड इज सेइंग कि आप फिर भी प्रॉपर तरीके से एलोकेट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के एफएच होते हैं. सो व्हाट यू डू इन द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यू हैव टू सी द एक्टिविटीज कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी एक्टिविटीज लग रही हैं. अब बेशक एक डिपार्टमेंट है, अब उस एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट एक्टिविटीज हैं तो आपने कॉस्ट की एलोकेशन भी उसके मुताबिक ही करनी होगी. हाउ इट इज, यू हैव अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, आपने कोई चीज़ बना रहे हैं, वो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, आपने प्रोडक्ट बनानी है और वो कस्टमर्स को आपने देनी होती है. यू फाइंड आउट योर एक्टिविटीज़ कि इनके ऊपर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं. फिर आप देखते हैं कि रिसोर्सेज कितने कंज्यूम हो रहे हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज उन एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट कंज्यूम होते हैं. अब वो देखते हैं, फिर आप चेक करते हैं कि अब इनके ऊपर कॉस्ट कितनी लग रही है. ये पूरे का पूरा प्रोसेस होता है कि प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ, एक्टिविटीज़ पे गए, आपने देखा कि रिसोर्सेज कितने कंज्यूम हुए और अब उस प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट आपकी कितनी एलोकेट हुई है. सो अ नंबर ऑफ एलोकेशन बेसिस आर यूज्ड, अ नंबर ऑफ एलोकेशन बेसिस विच आर यूज्ड टू असाइन द कॉस्ट. आपने मुख्तलिफ जो है मेथड्स देखने होते हैं, मुख्तलिफ बेसिस देखनी होती हैं बेस्ड अपॉन कि आपकी प्रोडक्ट जब बन रही है तो उनके ऊपर कौन कौन सी बेसिस हैं. मशीन है, मशीन लगाएं, लेबर है, लेबर लगाएं. एक डिपार्टमेंट के अंदर ही ये सब कुछ हो रहा है, बजाय इसके कि आप डिपार्टमेंटल उसको कैलकुलेट करें. एक डिपार्टमेंट में मशीन, नो, उसके अंदर हो सकता है लेबर भी काम कर रही तो लेबर से रिलेटेड लगाएं. लेकिन आपने वो एक्टिविटीज़ देखनी है. यहाँ पर यही बात वो बता रहा है कि यू हैव ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी, सी एक्टिविटी, ये तीन एक्टिविटीज़ हैं तो आपके पास तीन डिफरेंट बेसिस होंगी उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए. अब ये तो कैलकुलेट किया जा सकता है ना कि हर एक्टिविटी में कॉस्ट कितनी लग रही है. मिसाल के तौर पे आपकी मशीन से रिलेटेड कॉस्ट हो सकती है, वो क्या होगी कि मशीन की मेंटेनेंस, मशीन की लुब्रिकेशंस, मशीन के ऊपर जो बंदा काम कर रहा है, इन सब की कॉस्ट को इकट्ठा कर लें. ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि मशीन से रिलेटेड कॉस्ट कितनी है. जब आपने उससे रिलेटेड कॉस्ट कैलकुलेट की तो फिर आपको पता चल गया कि हाँ मशीन से रिलेटेड कॉस्ट ये है, तो फिर अब यहाँ पर बेस क्या होनी चाहिए, मशीन.
फिर लेबर है आपकी, लेबर से रिलेटेड जितने भी आपके एक्सपेंसेस एक ही डिपार्टमेंट के अंदर उनको इकट्ठा करें, फिर आप देखें कि लेबर आवर्स आपका बेस हो सकता है। एक ही डिपार्टमेंट के अंदर ये एक्टिविटी भी हो रही है। इसके अलावा आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है कि प्रोडक्ट्स को बनाने में, उसको डिज़ाइन करने में इंजीनियर्स यूज़ होते हैं। अब इंजीनियर्स से रिलेटेड कॉस्ट, अब ये एक अलग से कॉस्ट होगी। अब यहां पर क्या बेस हो सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क। फिर आपके अदर एक्सपेंसेस जिसमें आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स जो आपने पे करना होता है उस फैक्ट्री का, रेंट ऑफ दैट लैंड जो आपने हायर की है वो, डेप्रिसिएशन ऑफ अ प्लांट वो, अब ये अलग से कॉस्ट है। तो इसके लिए आप देखें कि कौन सा सूटेबल मेथड है, कौन सा सूटेबल बेस है कि जिसके थ्रू आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है, तो आप उसके थ्रू कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, उसको बेस ले लें। आप कहें कि इसके थ्रू लेबर्स नॉर्मली हमारी अच्छी कैलकुलेशन है, तो यहां पर लेबर बेस ले लें। मशीन है तो आप मशीन ले लें उससे रिलेटेड। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इट इंक्लूड्स एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स, अ कॉस्ट बकेट। एक आपने पूल बनाया हर एक एक्टिविटी का, एक्टिविटी ए इसका पूल बन गया, एक्टिविटी बी इसका पूल बन गया, एक्टिविटी सी इसका पूल बन गया, या वो बकेट बन गई। एक आपने एक समझे बास्केट बना ली है कि पहली एक्टिविटी से रिलेटेड कॉस्ट उसके अंदर ऐड कर रहे हैं सारी की सारी, उसकी बेस कैलकुलेशन की भी डिफरेंट होगी। दूसरी आपके पास कॉस्ट से रिलेटेड आपकी चीजें वो सब उसमें इकट्ठी की, अब उसकी बेस कैलकुलेशन की डिफरेंट होगी। तीसरा आपके पास एक और चीज है, उससे रिलेटेड कॉस्ट है, सबको जमा किया, उसकी बेस भी डिफरेंट होगी। तो हर एक्टिविटी की बेस एफओएच कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट होती है। सो अ कॉस्ट बकेट इन विच कॉस्ट रिलेटेड टू पर्टिकुलर एक्टिविटी आर एक्यूमुलेटेड, सबको आप इकट्ठा कर देते हैं उस स्पेसिफिक कॉस्ट से रिलेटेड। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मशीन है, फॉर एग्जांपल मशीन से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट आएगी वो सारी की सारी उसमें ऐड कर दें आप। अब मैंने बताया कि मशीन की डेप्रिसिएशन, मशीन की लुब्रिकेशंस, उसकी मेंटेनेंस, ये एक टाइप है, तो सबको उसमें आप प्लस कर दें। अब क्योंकि मशीन से रिलेटेड है, ये मशीन चलती है तो मशीन आवर्स यूज कर लें उसके लिए बेस। दूसरी जगह पे लेबर काम कर रही है, अब लेबर की कॉस्ट को इकट्ठे करते जाएं, ये दूसरी एक्टिविटी है। और अब दूसरी एक्टिविटी में आपके पास क्या बेस हो सकती है, जाहिर है लेबर है तो आप लेबर आवर्स को बेस ले लें। तीसरी एक्टिविटी जैसे मैं आपको बता रहा हूं इंजीनियरिंग का, कि प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं इंजीनियर्स, तो अब वहां पर आप इंजीनियर से पूछ लें कि इसका बेस क्या होना चाहिए, तो वो कहेंगे कि देखें आपने इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में आपकी कॉस्ट इतनी आई है, उसको डिज़ाइन करने में कॉस्ट इतनी आई है, तो आप इस तरह करें, यहाँ पर परसेंटेज फॉर्म ले लें। प्रोडक्ट ए इसके ऊपर 25%, प्रोडक्ट बी कॉम्प्लिकेटेड थी तो आप इसके ऊपर 75% लगा लें। अदरवाइज अगर आप इसको इक्वल लेते तो 50-50% हो जाता, लेकिन वो कॉस्ट तो ठीक नहीं थी। सो दैट इज वाई यू हैव यूज्ड अ परसेंटेज ओवर देयर। तीसरी कोई एक्टिविटी है उससे रिलेटेड, तो आप उसमें देखें कि कौन सा सूटेबल इसकी बेस हो सकती है उसकी कैलकुलेट करने के लिए। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। अभी आपको मैं थ्योरेटिकल कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ईच एक्टिविटी हैज इट्स ओन एक्टिविटी रेट, हर एक का अलग से एक रेट होगा, दैट इज यूज टू अप्लाई ओवरहेड कॉस्ट, जिसको यूज करते हैं आप अपने ओवरहेड को अप्लाई करने के लिए। यही जो मैंने आपको अब बताया कि हर एक्टिविटी की कॉस्ट अलग है तो उसकी बेस होगी वो भी अलग होगी। दूसरी एक्टिविटी की कॉस्ट अलग है तो उसकी बेस भी अलग होगी, तो हर एक एक्टिविटी का रेट भी डिफरेंट होगा। फिर कॉम्प्लिकेटेड काम है, लेकिन जाहिर है मार्केट में आपने स्टे करना है, मार्केट में आपने compete करना है, अपने कंपेटिटर से ज्यादा सेल करनी है, तो फिर आपको ये डिफिकल्ट काम तो करना पड़ेगा। आप फॉर एग्जाम्पल यू आर एन ओनर ऑफ द कंपनी, तो फिर आप अपने अकाउंटेंट को कहेंगे यस यू हैव टू कैलकुलेट, दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इवन इफ यू आर एन मैनेजरियल अकाउंटेंट, then your manager would ask you, we are paying you the salary, now this is your responsibility to calculate, we are not just paying anything for you are doing for nothing। हम आपको क्यों पे करें? हम आपको पे इसलिए कर रहे हैं कि आप हमें को बेहतर आउटपुट दें। इफ यू कुड रिमेंबर
हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एवेल्यूएशन एंड एडेप्टेशन में, कॉस्ट एंड बेनिफिट, वो यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट होता है कि आप अपने मैनेजरियल अकाउंटेंट को जो पे कर रहे हैं, क्या उससे आपकी प्रोडक्टिविटी को आउटपुट बेहतर हुई है, यानी कॉस्ट एंड बेनिफिट, कि आपने अपने मैनेजरियल अकाउंटेंट को पे किया कि आप हमें एक बेस्ट कैलकुलेशन करके दें अपनी कॉस्ट की, तो क्या उससे आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हुई कि नहीं हुई? तो इसका मतलब यह है कि आप अपने जो अकाउंटेंट को पे कर रहे हैं वो आपको इन रिटर्न प्रॉपर को डिसीजन मेकिंग के लिए फैसिलिटेट नहीं कर रहा। तो ये दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजरियल अकाउंटेंट टू गिव देम अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दैट विच कॉस्ट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर दिस प्रोडक्ट एंड दिस कॉस्ट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट. So designing and activity based costing, these are basically the steps which are being used. We have basically 5 steps. Identify and define activities. First you have to identify. आपने पहले find out करना है कि कौन कौन सी activities हैं, पहले आप उनको identify करें, क्योंकि आपने cost allocate करनी है हर एक्टिविटी की, एक्टिविटी A B C D. तो पहले आप देखें कि इस एक्टिविटी में कौन कौन से कंपोनेंट्स आ सकते हैं, वो आप आइडेंटिफाई करें. एंड डिफाइन एक्टिविटीज़, फिर आप उनको डिफाइन करें. एंड एक्टिविटी पूल्स, फिर उनकी पूल्स बनाएं कि इसके अंदर आपने कॉस्ट को ऐड करना है. मशीन से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे कि मशीन रिलेटेड कॉस्ट है. अब आपने आइडेंटिफाई किया मशीन रिलेटेड कॉस्ट, इसका आपने एक पूल बनाया. अब मेंटेनेंस मशीन की उसके अंदर आएगी, उसमें ऐड कर दें. उसकी लिब्रिकेशंस वो ऐड कर दें, रिपेयर वो ऐड कर दें. अब ये सारी कॉस्ट मशीन से रिलेटेड आप उसमें ऐड करते जा रहे हैं. देन फिर क्या है, ट्रेस आर असाइन कॉस्ट टू एक्टिविटीज एंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स. मैंने जैसे बताया आपको कि मशीन से रिलेटेड, तो आप इसके ऊपर अब कॉस्ट असाइन कर रहे हैं. पहले आपने आइडेंटिफाई किया मशीन से रिलेटेड, अब आप उससे रिलेटेड कॉस्ट ट्रेस कर रहे हैं. रिपेयर हो सकती है मशीन, उसकी कॉस्ट, उसकी लुब्रिकेशंस, ज़ाहिर आप इंजन है तो इंजन के अंदर आपने मोबिल ऑयल डालना होता है, तो वो कॉस्ट आप ऐड कर रहे हैं उसके अंदर. उसकी डेप्रिसिएशन, ज़ाहिर है वो डेप्रिसिएट हो रही है, तो वो भी आप उसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं. तो ये भी आपने, अब ये क्या है, ये कॉस्ट आप असाइन कर रहे हैं. देन कैलकुलेट एक्टिविटी रेट्स. अब तीसरे नंबर पे आपने कहा कि मशीन से रिलेटेड कौन सी बेस हो सकती है, मशीन आवर्स. तो आप फिर टोटल कॉस्ट को डिवाइड करें मशीन आवर्स के साथ. ये सिर्फ एक को लेके सामने मैं चल रहा हूं. तो आपने कहा कि मशीन आवर्स आर द बेस्ट बेस टू कैलकुलेट द रेट. तो आपने उस कॉस्ट पूल, यानी वो एक एक्टिविटी मशीन एक्टिविटी है आपकी, उससे रिलेटेड आपने पहले फाइंड आउट किया, फिर आपने कॉस्ट असाइंस की उसको, देन आपने उसका रेट कैलकुलेट किया मशीन आवर्स के थ्रू. देन असाइन कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स. कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या था आपका, प्रोडक्ट. तो अब आपने कहा कि जी इस प्रोडक्ट को बनाने में इतने मशीन आवर्स यूज होते हैं, तो आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करके वो कर दिया. देन प्रिपेयर नेसेसरी रिपोर्ट्स. फिर आप उसको फाइनलाइज करके बता रहे होते हैं कि ये हमने कॉस्ट ऐड कर दी, अब इस प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी बनती है. दिस इज नॉट अ सिंपल वर्क बट वी हैव टू गो विद इट. मार्केट में ये हो रहा है, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, यू शुड नो you are not a perfect man for this activity based costing system but at least you are familiar with it. जब मल्टीनेशनल की फैक्ट्रीज में आप जाते हैं तो वहां पर ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज हो रही है, तो आपको जब पता होगा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग काम इस तरीके से करती है, तो वहां पर फिर आपको प्रैक्टिकली समझना ज्यादा इजी होगा. अदरवाइज एक चीज आपको पता ही नहीं है तो हाउ यू वुड कैलकुलेट, हाउ यू वुड से, आप तो पहले यही पूछते रहेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट होती कैसे है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है. सो दैट इज व्हाई वी हैव एडेड दिस टॉपिक इन मैनेजरियल अकाउंटिंग, बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैसे काम करती है. नाउ व्हाट इज द हायरार्की ऑफ एक्टिविटीज. बेसिकली वी हैव डिफाइंड डिफरेंट लेवल्स. आपके पास ये लेवल्स हैं.
फिर इनमें एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती है, फिर आपके पास एक्टिविटी के मेजर्स क्या हैं जो हम बेस ले रहे थे। इसको अगर मैं कहूं बेस टू गेट द रेट देन इट इज फाइन। ये आपकी एक्टिविटीज हैं जिनके आप पूल बनाते हैं। पूल मींस के टोटल कॉस्ट को ऐड अप करते हैं। अब आपके पास लेवल क्या है, वन इज योर यूनिट लेवल, अदर इज योर बैच लेवल, थर्ड इज योर प्रोडक्ट लेवल एंड फोर्थ वन इज योर फैसिलिटी लेवल। ये बुक के थ्रू हम इसको फॉलो कर रहे हैं। जब आप इनकी डिटेल में जाएंगे तो फिर आपके लिए ज्यादा इजी होगा अंडरस्टैंड करना। ऑल्दो इट वुड बी गोइंग इन द एयर कि ये क्या हो क्या रहा है, ये क्या आइटम्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या लेवल है ये। जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो फिर हमें अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएगी। सो फर्स्ट वन इज योर यूनिट लेवल। यूनिट लेवल आपको क्या कहता है कि प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑन मशीन्स। अब यूनिट लेवल में वो सारी कॉस्ट ऐड की जाएंगी जो मशीन से रिलेटेड होंगी। प्रोसेसिंग यूनिट्स बाय हैंड, दूसरा ये हो सकता है कि बाय हैंड आप यूज करते हो कोई काम यूनिट लेवल में। तीसरा क्या हो सकता है आपका कॉस्ट पूल, कंज्यूमिंग फैक्ट्री सप्लाईज। अब यहां पर सप्लाईज हो सकती है। अब इनके यूनिट लेवल में जो बेस हो सकती है वो क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल यू हैड अ प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑन मशीन, सो मशीन से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होगी वो आप ऐड कर देंगे। तो इसकी बेस क्या होगी, मशीन आवर्स। आपके पास पर मशीन आवर रेट निकल आएगा। सो अगर आप यूनिट लेवल में प्रोसेसिंग यूनिट्स बाय हैंड करते हैं, जाहिर है कुछ ऐसी फैक्ट्रीज है जहां पे हाथ से ज्यादा काम होता है, तो फिर क्या होगा, यहां पर जितने भी कॉस्ट बाय हैंड आपकी लेबर की इनकर हुई होगी वो आप सारी की सारी यहां पर ऐड कर देंगे। और इसकी बेस क्या होगी, डायरेक्ट लेबर आवर्स, क्योंकि जाहिर है मैनुअल काम हो रहा है, लेबर काम कर रही है, तो लेबर से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होगी वो आपने सब यहां पर ऐड की, सब ऐड करते जा रहे हैं। और डिवाइड किससे कर रहे हैं, जाहिर है क्योंकि लेबर आवर्स यूज होती है, लेबर है तो आप आवरली यूज करेंगे। तो फिर आपके पास रेट क्या आएगा, पर लेबर आवर, ये रेट निकल आएगा आपके पास। तीसरा आपके पास क्या होगा, कंज्यूमिंग फैक्ट्री सप्लाईज, या फिर आप पहले दो नहीं यूज करते। फैक्ट्री आपकी इस तरह की कि जहां पे सप्लाईज आपकी यूनिट लेवल में आती है, तो फिर क्या करेंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कि जितनी आपने सप्लाईज यूज की सब इनसे रिलेटेड कॉस्ट सब आप ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो रेट आपके पास क्या आएगा फिर, पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट आपके पास रेट आएगी। एक आपके पास अब एक्टिविटी ये है। दूसरी एक्टिविटी पे आए आप, बैच लेवल। अब ये एक अलग कॉस्ट है जो पहले वाले में भी ऐड होगी जाके। सो आपके पास जो पहली एक्टिविटी है, प्रोसेसिंग परचेज ऑर्डर्स, प्रोसेसिंग परचेज ऑर्डर्स। अब परचेज ऑर्डर्स प्रोसेस्ड, दूसरी ये है प्रोसेसिंग परचेज ऑर्डर्स। अब उस प्रोसेस की कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी, उसको प्रोसेस करने में कितनी कॉस्ट इनकर हुई, वो सारी की सारी हर ऑर्डर की प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड करते जाएं, सब कर देंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। डिवाइड करेंगे परचेज ऑर्डर प्रोसेस्ड, आपने प्रोसेस कितने किए, ऑर्डर कितने आपने कंप्लीट किए, तो आपके पास जो रेट आएगा वो पर प्रोसेस ऑर्डर आएगा, पर ऑर्डर प्रोसेस्ड, ये रेट आ जाएगा आपके पास। अब कितने ऑर्डर्स प्रोसेस किए मल्टीप्लाई कर दें आप उस स्पेसिफिक ऑर्डर से रिलेटेड, तो आपके पास वहां पे उनकी कॉस्ट आ जाएगी। थर्ड सेकंड वन, प्रोसेसिंग प्रोडक्शन ऑर्डर्स। अब यहाँ पे ऑर्डर से रिलेटेड है कि आपने कितनी प्रोडक्शन की, वो परचेज से रिलेटेड था, दैट वाज योर परचेज से रिलेटेड, दैट इज योर प्रोडक्शन रिलेटेड, कि कितने आपने प्रोड्यूस किए। और आपके पास यहाँ पर बेस क्या है कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स प्रोसेस्ड, कि कितनी आपने प्रोडक्शन की, रेट आ जाएगा आपके पास उसका अलग से। तीसरा क्या हो सकता है इसमें, मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि सारे शामिल हों, कोई एक इसमें होगा। अब क्योंकि परचेज से रिलेटेड है तो आपका ये मर्चेंडाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो आपकी ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। फिर सेटिंग अप इक्विपमेंट, एक इक्विपमेंट को सेटअप करने के लिए कितनी कॉस्ट इनकर होती है, सारे के सारे आप ऐड करें, नंबर ऑफ सेटअप्स, कितने आपने सेटअप्स लगाए, पर सेटअप रेट आ जाएगा। सो दैट वुड बी योर पर सेटअप रेट, ये निकल आएगा आपका।
तो कितने सेटअप्स एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगते हैं, उससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। या मीन्स दैट इज व्हाई आई एम सेइंग या और हैंडलिंग मटेरियल, कि मटेरियल को हैंडल करने में कितनी कॉस्ट आती है आपकी, वो सब ऐड की, डिवाइड करेंगे पाउंड्स ऑफ मटेरियल हैंडल्ड, किलोग्राम्स ऑफ मटेरियल हैंडल्ड, डिवाइड करें तो आपके पास पर पाउंड रेट आ जाएगा। अब कितने उस प्रोडक्ट को बनाने में आपके पाउंड्स लगे हैं, पाउंड या आपने केजीज लगाए तो उससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास रेट निकल आएगा। सो आपने इसको भी ऐड किया दूसरे में तो आपके पास इतनी अमाउंट आ गई है। तीसरा आपके पास प्रोडक्ट लेवल, ये तीसरी आपके पास एक लेवल आता है। इसकी एक्टिविटीज क्या हो सकती है और उसकी क्या बेस हो सकती है कैलकुलेट करने के लिए? टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट्स। अब टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट थी सब की सब आपने ऐड की। कीप इट इन योर माइंड, दीज आर ऑल योर फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस। सो आवर्स ऑफ टेस्टिंग टाइम, आपके पास पर आवर टेस्टिंग टाइम आ जाएगा। देन एडमिनिस्ट्रेटिंग पार्ट्स इन्वेंट्रीज, टोटल कॉस्ट उनकी की डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पार्ट्स टाइप, तो अब पर पार्ट टाइप आपके रेट आ जाएगा। फिर डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स, आवर्स ऑफ डिजाइन टाइम, उसको डिजाइन करने में कितने आवर्स लगे आपने डिवाइड किया, कॉस्ट को डिवाइड किया आवर्स के साथ, तो पर आवर आपके पास यहाँ पे रेट आ जाएगा। फिर फोर्थ लेवल पे इसको भी ऐड कर देंगे। फिर फोर्थ लेवल पे फैसिलिटी लेवल, जनरल फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन है तो डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स के साथ। प्लांट बिल्डिंग एंड ग्राउंड्स, ये भी आपकी जितनी भी इससे रिलेटेड कॉस्ट होंगी सबको ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे लेबर आवर्स के साथ, तो आपके पास पर लेबर आवर रेट निकल आएगा। अब हर एक के यहाँ पे आपने रेट कैलकुलेट किया कि क्या क्या रेट बन रहा है। अब जिसकी जितनी चीज़ें यूज़ हुई हैं उससे मल्टीप्लाई कर दे रेट के साथ, हर एक की कॉस्ट आ जाएगी। इन सब कॉस्ट को फिर ऐड करें तो आपके पास टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट, उस स्पेसिफिक ऑर्डर से रिलेटेड आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। इसका जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आई होप कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको समझ सकेंगे। सो दीज आर द एक्टिविटीज़, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एट क्लासिक ब्रास। क्या है वो आपके पास? अब आपके पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये तो आपके लग गए। फिर आपके पास शिपिंग कॉस्ट, ये भी आपने एक ऐड कर दी है। तीसरे नंबर पे फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट, आपने इसके ऊपर काम करना है। वो क्या कर रहे हैं उसके लिए आप ये सारे का सारा काम आप फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए कर रहे हैं। सो आपकी फर्स्ट स्टेज क्या है? दैट इज योर फर्स्ट स्टेज। इसमें आप लेबर रिलेटेड पूल बनाएं, मशीन रिलेटेड पूल बनाएं। अब लेबर से रिलेटेड कॉस्ट सारी की सारी इसमें ऐड कर दें, मशीन से रिलेटेड कॉस्ट सारी की सारी इसमें ऐड कर दें। सेटअप से रिलेटेड जो हमने पीछे देखा है कॉस्ट जितनी आई है प्रोडक्ट को बनाने में, कितने आपको सेटअप्स चाहिए होते हैं, सारे ऐड कर दें इसमें। प्रोडक्शन ऑर्डर पूल्स, इससे रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट आई है वो सारी की सारी ऐड कर दें। जनरल फैक्ट्री, सारी की सारी जितनी भी कॉस्ट आई है वो ऐड कर दें। अब आप देखें कि एक डिपार्टमेंट के अंदर लेबर भी यूज़ हो रही है, उसकी कॉस्ट आपने अलग कर दी, मशीन यूज़ हो रही है, उसकी कॉस्ट आपने अलग कर दी, सेटअप्स की कॉस्ट आ रही है वो अलग कर दी। अब सेटअप्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि एक प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट है, उसको बनाने के लिए आपको थोड़े सेटअप्स चाहिए होंगे। दूसरी प्रोडक्ट है, उसको बनाने के लिए ज़्यादा सेटअप चाहिए होंगे, तो आप ज़्यादा कॉस्ट उसमें ऐड कर रहे होते हैं। देन प्रोडक्शन ऑर्डर्स पूल, इसकी कॉस्ट सब ऐड की आपने, जनरल फैक्ट्री से रिलेटेड आपने सबको ऐड किया तो आपके पास आ गई। ये आपकी टोटल जब कॉस्ट आ चुकी है तो आपने सबको ऐड किया, ये पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज आपने उनका रेट कैलकुलेट करना होता है। वो क्या है? लेबर रिलेटेड पूल, लेबर के जितने भी आवर्स यूज हुए उनसे डिवाइड कर दें। सो आपके पास रेट पर डायरेक्ट लेबर आ जाएगा। दूसरा आपके पास मशीन से रिलेटेड है तो आपके पास रेट क्या आएगा? पर मशीन आवर। तीसरा आपके पास रेट पर सेटअप निकल आएगा। फिर प्रोडक्शन ऑर्डर्स पूल की टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया आपने ऑर्डर्स के साथ तो पर ऑर्डर रेट निकल आएगा। फिर आपने कहा कि जनरल फैक्ट्री के मशीन से रिलेटेड आवर्स हो सकते हैं या आपके लेबर से हो सकते हैं, तो आपने उससे डिवाइड किया तो आपके पास पर मशीन आवर ये रेट निकला है। अब हर एक का रेट अवेलेबल है,
उस स्पेसिफिक ऑर्डर की जितने जितने आइटम्स यूज़ किए गए उससे मल्टीप्लाई करते जाएं। सो आपने क्या किया, प्रोडक्ट में यूनिट लेवल ये आपका इससे रिलेटेड हो सकता है। फिर आपका ये जो सेकंड कंपोनेंट था वो आपका बैच लेवल से हो सकता है, जो सेकंड कैटेगरी पड़ी थी, और तीसरा आपके पास फैसिलिटी लेवल है। एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको शो किया था, अब ज़रूरी नहीं है कि हर फैक्ट्री में ये चारों लेवल ही यूज़ होते हो, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। या अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का प्रोडक्ट होता है, जैसे गाड़ियाँ बनती हैं, इंजन अलग से होता है, उसके बाद आपके पास जो गाड़ी के सीट्स होती हैं वो अलग डिपार्टमेंट में बनी होती हैं, वायरिंग अलग डिपार्टमेंट में होती है, बॉडीज़ अलग में होती है, टायर्स अलग डिपार्टमेंट में बनते हैं, उनके व्हील्स अलग डिपार्टमेंट में बनते हैं, तो फिर इसका मतलब उनकी एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसका मतलब ये सिर्फ 4 नहीं, 5, 6, 7 एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। सो it depends upon your type of work what you are doing. If you have very complicated and longer series of your product, then it would consist of more activities. If your product process is very smaller, then you have a lesser activities. अब आपने देखा कि आपने पहले कॉस्ट पूल्स बनाए, फिर आपने सब की कॉस्ट उनसे रेलेवेंट उसमें ऐड की, फिर आपने डिवाइड कर दिया उनके साथ जो उनके बेस थी, तो आपके पास यहाँ पर